अगर एक बार किसी कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो ना आप यूज कर पाओगे ना अगला यूज कर पाएगा। अगले को तो फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी जीवन भर की कीमत चली जाएगी। तो इसे हम कहते हैं लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको जो 20 साल उसकी अपॉर्चुनिटी थी यूज करने की वो तो नहीं रही ना। अब आप कहेंगे भैया मैंने तो बहुत डॉक्यूमेंट देखे, मुझे तो पक्का जीत जाऊंगा। अरे आज 20 साल बाद जीतने से क्या होगा आपको। हाय जागरूक जनता। कुछ दिनों पहले मैं हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड नमन से बात कर रहा था। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन राजस्थान एंड काफ़ी फ्रेंडली डिस्कशन था। मैंने सोचा नहीं था कि उस डिस्कशन के अराउंड एक वीडियो भी बन जाएगा, बट बातों बातों में टॉपिक आ गया प्रॉपर्टी का एंड उन्होंने जो मुझे बताया उससे मैं शॉक्ड रह गया। इंडिया में नेक्स्ट लेवल पे प्रॉपर्टी फ्रॉड्स होते हैं और क्योंकि वो खुद एक लॉयर हैं, उन्होंने फर्स्ट हैंड ऐसे केसेस देखे हुए हैं। हर फादर की अगर एक डॉटर है तो वो सोचता है कि यार एक प्लॉट खरीद के रख लो, ताकि जब बेटी की शादी होगी तो उसको बेच देंगे और उससे शादी कर देंगे। आदमी की जीवन भर की कीमत जब वो लगाता है, वो मेहनत लगाता है, लेकिन अगर वो छोटी सी एक गलती कर दे कि वो जब प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट खरीद रहा है या वो कहीं फ्लैट ले रहा है, अगर उसने लेते समय अगर कोई चीज ध्यान नहीं रखी और एक छोटी सी चूक भी हो गई, तो वो जीवन भर की एक सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो उन्होंने मुझे ये फ्रॉड्स विस्तार में समझाए। इंडिया में हर मिडिल क्लास फैमिली का एक ही गोल होता है, अपना खुद का घर लेना, अपनी पूरी जीवन की सेविंग्स को लगा के और उसके ऊपर भी एक लोन लेकर। तो इसीलिए मैंने आज के वीडियो में नमन को इन्वाइट किया है ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको ये बता पाएं कि ऐसे कौन से 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको देखे बिना आपको ना तो लैंड खरीदना चाहिए, ना घर खरीदना चाहिए, ना ही फ्लैट खरीदना चाहिए। नमन का भी एक यूट्यूब चैनल है लीगल शॉर्ट्स के नाम से, जहां पर वो इन्हीं सारे मैटर्स पे आपको जागरूक करते हैं। तो आप उनका भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब बढ़ते हैं उन 10 डॉक्यूमेंट्स की तरफ जो आपको जानने चाहिए और लास्ट में मैं आपको दूंगा 2 बोनस टिप्स। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मनी माइंडेड मंदी। तो मैं सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, वो होता है टाइटल डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी लॉ में एक सबसे कॉमन बात होती है कि आप मुझे वही टाइटल दे सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है। आप मुझे वो टाइटल नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मनदीप आप जहाँ बैठे हैं वो जयपुर में एक आपका जो ऑफिस है, मुझे आपसे वो खरीदना है। तो आपने कहा कि नमन मैं आपको बेचने को ये प्रॉपर्टी तैयार हूँ, तो मैं ये चेक करूंगा कि ये जो टाइटल है इस प्रॉपर्टी का जयपुर का, वो आपके पास आया कैसे। अब मोस्टली किसी भी पर्सन के पास प्रॉपर्टी 3 तरीके से आ सकती है। या तो ये प्रॉपर्टी आपने किसी से खरीदी होगी तो वो एक सेल डीड होगी, किसी ने आपको सेल किया होगा और ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई होगी। या फिर आपके पिताजी आपसे बहुत खुश होंगे तो उन्होंने वसीयत में आपके नाम पे लिख दी होगी, या आपको गिफ्ट डीड कर दी होगी। या फिर तीसरा, आपने अगर कोई यूआईटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम से ली है तो वो एक कन्वेंस डीड आपको बना के देते हैं कि भाई आज से ये प्रॉपर्टी आपकी। तो ये मोटा मोटी 3 तरीके से होती है कि जब आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो मैं ये बोलूंगा कि मनदीप मुझे प्लीज वो डॉक्यूमेंट भेजें जिससे ये आपको प्रॉपर्टी मिली है। तो फर्स्ट आई विल चेक कि आपके पास सेल डीड है या नहीं है। फिर मैं चेक करूंगा कि अगर सपोज आपको गिफ्ट या विल से मिली है तो क्या गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर जो आपको विल से प्रॉपर्टी मिली है, विल पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। और अगर आपको कन्वेंस डीड से कोई यूआईटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिली है तो क्या आपने सारे टैक्सेस, सारे जो भी आपने उनकी कंप्लेंट्स थी वो की है या नहीं की है। तो एक बार मैं ये श्योर हो जाऊं कि आपका टाइटल क्लियर है तो ही आप मुझे बेच पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा हम गलती क्या करते हैं, इस इंडिया में मोस्टली लोग प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं वो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से। अगर उसको मैं आम भाषा में या अपनी हिंदी में कहते हैं आम मुख्तियारनामा। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आप रजिस्ट्री कराने जाओगे तो स्टेट वाइज 4 से 5% स्टैंप ड्यूटी लगती है। सपोज आपकी जिस जगह ऑफिस में बैठे हो वो 1 करोड़ का ऑफिस है डीएलसी रेट के हिसाब से, तो आपको कम से कम 4-5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो कि यार नमन एक काम करो, क्यों 5 लाख खराब करते हो, मैं एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता हूँ 500 रुपए के स्टैम्प पे और मैं आपको प्रॉपर्टी भेज देता हूँ। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दर्शकों को जो लेबर लॉ एडवाइजर के इस वीडियो को देख रहे हैं कि कभी भी अपने जीवन काल में गलती से भी पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई भी प्लॉट ना खरीदे, खुद भी ना खरीदे। और अगर सपोज किसी अगले पर्सन ने पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई प्लॉट खरीदा हुआ है तो वो वापस कभी उसी से ना खरीदे। एग्जांपल मैं वही लेता हूँ कि आपने मनदीप, मुझे पता लगा कि जिस ऑफिस को आप मुझे बेचने के लिए आए कि ये मेरा ऑफिस ले जाओ, मैंने जब आपको डॉक्यूमेंट चेक किए तो आपके पास ना कोई विल है, ना कोई गिफ्ट डीड है, ना कोई कन्वेंस डीड है, ना आपके पास कोई सेल डीड है। आपने बोला ये कि मुझे ऋषभ ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना के मेरे नाम कर दिया था तो अब आप खरीद लो। अगर मैं वो खरीदूंगा तो मेरे ये श्योर है ये बात कि जीवन में कभी भी उस पर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आ सकता है, लिटिगेशन आ जाएगी। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दी है वो उसको कभी भी रिवोक कर सकता है। सो इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड, तो ये हमेशा एक डिस्प्यूट रहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सूरज लैंप नाम का लैंडमार्क जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर आपने रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू नहीं किया
या रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के थ्रू नहीं किया, तो वो उसको हम कानून की नजरों में नल एंड वॉइड मानेंगे और ऐसा करना अपराध है और ये इलीगल है। तो इसलिए पावर ऑर्डर के थ्रू कभी आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। तो पहला डॉक्यूमेंट आपको वही चेक करना है कि आप जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका टाइटल डॉक्यूमेंट क्या है। इंडिया में ऐसी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज चलती हैं जो सोसाइटी पट्टे पे होती हैं, यानी उस सिटी की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको सिटी के प्लान के अकॉर्डिंग अप्रूवल नहीं दिया है अब तक, और उस लैंड पे प्लॉट्स, पार्क्स, मंदिर, रोड, ये सब एक प्राइवेट सोसाइटी ने काटे हैं और उसके हिसाब से लोगों को अलॉट किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी पट्टा लीगल नहीं होता, वो एब्सोल्युटली लीगल डॉक्यूमेंट है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी कोई बायर किसी सेलर से वो प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे एक सेल डीड करवानी पड़ती है और उसके बाद स्टैंप ड्यूटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं डीएलसी रेट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जयपुर में अराउंड 6.5%। और यहाँ दिमाग चला लेते हैं दोनों सेलर एंड बायर। सेलर बोलता है कि आप क्यों लाखों रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे करते हो, मेरे पास भी एक पट्टा है, मैं एक काम करता हूँ सोसाइटी को बोल के आपके नाम पे एक नया पट्टा इशू करवा देता हूँ। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक पट्टा उसके पास पहले से था और एक पट्टा आपके पास आ जाएगा, दैट मीन्स एक ही प्रॉपर्टी के दो ओनर माने जाएंगे और उसके बाद डिस्प्यूट होना पक्का है। और इसीलिए बड़े बड़े बैंक जैसे कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये बैंक सोसाइटी पट्टे पर लोन भी नहीं देते, क्योंकि उनके लिए भी ये पता करना बहुत मुश्किल है कि कौन इसका असली ओनर है, क्योंकि मल्टीपल पट्टे बाद में निकल के आते ही हैं। और हर बंदा अपना अपना पट्टा लेकर अगर लोन लेने पहुंच गया तो पता चलेगा एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल लोन्स में गिरवी रखा है, और जब बैंक रिकवरी के लिए आएगा और हो सकता है बाकी लोग उस समय फरार हो जाए और बैंक के सामने सिर्फ आप खड़े हो गए। तो माना कि रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी काफी बड़ा खर्चा होता है, बट वो आपको करना ही चाहिए, तभी आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। फिर हमें सेकंड जो डॉक्यूमेंट वो देखना है चैनल डॉक्यूमेंट। चैनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला आपने ये प्रॉपर्टी सपोज ऋषभ से खरीदी थी, तो मेरे को आपके सेल डीड में देखना पड़ेगा कि आपने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी वो आपने सेल डीड के थ्रू खरीदी, स्टैंप ड्यूटी पे करके खरीदी नहीं खरीदी है, या पावर ट्रांसफर से खरीदी नहीं खरीदी है। तो वो मैं चैनल डॉक्यूमेंट देखूंगा। क्या होता है चैनल डॉक्यूमेंट, इन द सेंस कि मुझे वो पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ वो अगले ने जिससे ली है वो सही तरीके से ली है या नहीं ली है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने ऋषभ से प्रॉपर्टी ले ली फर्जीवाड़े से, कोई भी तरीके से, ऋषभ भैया ने आज आप पे कोई केस नहीं किया, 10 साल बाद मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, लेकिन वो 20 साल बाद ऋषभ का कोई बेटा या बेटी उठ के आ जाता है कि सर ये तो प्रॉपर्टी गलत तरीके से बेची गई, तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। तो इसलिए हमेशा आपको चैनल डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए कि एक्स चैनल डॉक्यूमेंट क्या हुआ, एक्स ने वाई को बेची, वाई ने जेड को बेची और जेड ने मुझे बेची, तो मुझे वो हर डॉक्यूमेंट को देखना जरूरी है कि वो चैनल डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। अब ये देखिए एज अ कॉमन मैन या एज अ कॉमन पर्सन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू चेक ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। सो इसलिए बेटर ये रहता है कि आप एक लोकल लॉयर को एंगेज करें जो आपके इन डॉक्यूमेंट्स को देख लेगा। और मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दे दूं, आप जब भी कोई किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई सेल डीड बनाएंगे। सेल डीड मतलब जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं और सेल डीड पे करते हैं, तो उस एग्रीमेंट के अंदर सारी बातें लिखा दें कि मनदीप अगर नमन को प्रॉपर्टी बेच रहा है तो मनदीप को प्रॉपर्टी कैसे आई, वो उसका 2 पैराग्राफ में पूरा हवाला दें, और मनदीप को सपोज ऋषभ ने बेची तो ऋषभ को प्रॉपर्टी कैसे आई उसका भी पूरा हवाला दें। सो इट हैज टू बी डिटेल्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड में, ताकि आप चैनल डॉक्यूमेंट को चेक करें, और अगर आपने ये चेक कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी प्रॉपर्टी कोई भी गलत तरीके से आप नहीं खरीदेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड, उससे कहते हैं एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इसकी मैं आपको पहले इंपॉर्टेंस बताऊं। चलिए मैंने आपका टाइटल भी देख लिया कि यार आपको टाइटल एकदम सही है और आप मुझे प्रॉपर्टी बेच सकते हो, और मैंने आपके चैनल डॉक्यूमेंट भी देख लिया कि ऋषभ ने मनदीप को बेची, मनदीप ने मुझे बेची, परफेक्टली फाइन। लेकिन मुझे ये क्या पता कि मनदीप के मन में कोई खोट आ गई और मनदीप ने 1 साल पहले इस प्रॉपर्टी को कोई गिरवी रख दिया, आपको जरूरत पड़ी कोई बिजनेस चलाने की, आपने क्या करा मॉर्गेज पे रख दिया और प्रॉपर्टी को बैंक पे लोन रख दिया और आप मुझे बेच दी। अब ये तो डॉक्यूमेंट गई मेरे पास, मैं कैसे पता लगेगा कि आपने एसबीआई से लोन लिया है, पीएनबी से लोन लिया है? तो मुझे तो पता नहीं लगता है ना। आम आदमी यही आके फंस जाता है, उसको क्या लगता है कि यार डॉक्यूमेंट तो चेक कर लिए, अब प्रॉपर्टी मैं सही तरीके से खरीद रहा हूँ। 5 साल बाद बैंक वालों का नोटिस आता है कि सर आपसे हम ये प्रॉपर्टी रिकवर कर रहे हैं क्योंकि ना आपने लोन नहीं भरा। तो भैया मैं बोलूंगा मैंने कौन सा लोन लिया, तो बोलेंगे आपको पता है कि इंडिया में एक फ्रेज है जो लॉ की चलती है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप ये कहते हो ना कि मुझे लॉ ये पता नहीं था, तो ऐसा एक्सक्यूज नहीं चल सकता, इट इज नॉट वैलिड इन आइज ऑफ लॉ। तो अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? ये बेसिकली हर रजिस्ट्री के पास एक डेटा होता है आपकी प्रॉपर्टी का, वो सब लेखा जोखा रखते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी का। आपको वहां पे जाके फॉर्म नंबर 22 भरना हो। एक फॉर्म आता है रजिस्ट्री के अंदर, फॉर्म नंबर 22, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में फॉर्म नंबर 22 ही कहते हैं, बाकी कुछ जगह चेंज हो सकता है। आपको वो जाके फॉर्म भरना है, उस फॉर्म में आपको उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालनी है। सपोज ये आपका जो जयपुर का ऑफिस है, मैं ये खरीद रहा हूँ, तो मुझे डिटेल्स डालनी है रजिस्ट्री में। तो मुझे आपकी जो रजिस्ट्री है, जैसे आपका रजिस्ट्रार जयपुर में बैठता है,
तो मुझे वहां जाके ये फॉर्म नंबर 22 भरना होगा। मैंने फॉर्म नंबर 22 भरा और उसमें मैं सारी डिटेल्स लिख दूंगा। तो रजिस्ट्रार की ये ड्यूटी है कि वो 15 से 30 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई करेगा, जो भी उनकी 100-200 रुपए गवर्नमेंट फीस होगी वो पे करने के बाद, और वो मुझे बताएगा कि इस प्रॉपर्टी पे अगले ने कोई लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है, क्या इस बंदे ने मुझे किसी तरह का टैक्स पे कर रखा है या नहीं कर रखा है, या कुल मिला के आपकी जो पूरा कच्चा चिट्ठा है ना उस प्रॉपर्टी का, वो आपको उसमें मिल जाएगा। तो ठीक है सर। एनकम्बरेंस बिकम्स मोस्ट इंपोर्टेंट जब आप कोई प्रॉपर्टी ऐसे ले रहे हैं जिसपे लोन का इश्यू हो या कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट किया गया हो, तो ये एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट सिर्फ 100-200 रुपए में आ जाता है। मोस्टली आई वुड से 90% लोग इसको नहीं लेते और वो बाद में पछताते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अप्लाई फॉर एनकम्बरेंस एंड गेट इट। अब आपको अगर सपोज आप मैं भी जोधपुर बैठा हूँ, अब मुझे जयपुर की रजिस्ट्री में देखना है और मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो भी कोई बात नहीं, मैं जयपुर रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जाऊंगा, ऑनलाइन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करूंगा और वहां से वो मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर कभी सपोज फ्यूचर में लिटिगेशन भी जाती है तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट रहेगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, ये कहते हुए कि भाई आपको प्रॉपर हमने एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इशू कर रखा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, 1% पे ये चूक जाता है। वो ये है कि अगर सपोज आपने कभी रजिस्ट्री को कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया और कुछ फ्रॉड तरीके से या फर्जी तरीके से कोई बाहर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से या इस तरीके से लोन ले लिया जो रिकॉर्ड में नहीं आया, तो उसका तो रजिस्ट्री भी आपको नहीं बता पाएगी। वो एक लिमिटेशन है, बट 99% केसेस में आपको ये बता देती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। वैसे ये सारे ही चैलेंजेस का सॉल्यूशन ब्लॉकचेन से हो जाएगा। हाँ, ब्लॉकचेन अगर आ गई ना तो हो जाएगा। हाँ। और अब तो मैंने सुना है मोदी जी की नई स्कीम है कि आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं। अगर आधार कार्ड से लिंक कर दिया तो आप फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। अब आपको आधार कार्ड मेंशन करना पड़ेगा प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में। तो अब नमन की हाँ। कोई आइडेंटिटी नहीं है, अब आधार कार्ड की वैलिडिटी है, आइडेंटिटी है। हाँ। तो मैं उसी से प्रॉपर्टी बेचूंगा ना। और अगर आपने प्रॉपर्टी पे लोन लिया है तो आधार नंबर सिस्टम में डाल के दिख जाएगा कि लोन लिया है। तो आ जाएगा, आप कुछ नहीं चलता आपको। हाँ। तो ये डिजिटल रिकॉर्ड का फर्क पड़ेगा। हम्म। अब हम बात करते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट की, जिसे कहते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ओसी बेसिकली। ये जनरली आपको फ्लैट के केसेस में नहीं मिलेगा, ये जनरली उन लोगों के लिए जो कोई फ्लैट लेते हैं बिल्डिंग सोसाइटीज में। आपने किसी बहुत बड़े बिल्डर से एक कोई फ्लैट लिया। अब जब भी कोई बिल्डर एक बिल्डिंग बनाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले जमीन खरीदता है, उसके बाद वो जो भी उसका यूआईटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम है वहां अप्लाई करता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लान दिखाता है और वो बिल्डिंग का अल्टीमेटली कंस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद उसको सारी गवर्नमेंट के टैक्सेस भरने पड़ते हैं, जो भी कंप्लायंसेस होती है वो करनी पड़ती है। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि यार उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो यार उसने सारी कंप्लायंस कर ली होगी। ऐसा नहीं होता है। और आप देखें तभी सुप्रीम कोर्ट इतनी स्ट्रिक्ट हो रखी है कि बहुत सारी जगह ये ना कंप्लायंस पूरी करते हैं रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, ना कुछ उनसे सर्टिफिकेट लेते हैं एनओसी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आपको एज अ बोनाफाइड परचेजर। इस सर्टिफिकेट पे आने से पहले मैं एक बोनाफाइड परचेजर की बात को और कर दूं। आपका तो दिल बहुत साफ था जब आपने प्रॉपर्टी ली, आपने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी की कीमत लगाई, लेकिन अगर वो डिस्प्यूट में आ गई, मैं तो कहूँ आपको प्रॉपर्टी मिल भी जाएगी आज से 20 साल बाद, लेकिन आपको 20 साल उस प्रॉपर्टी पे से हाथ धोना पड़ जाएगा। अगर एक बार किसी कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो ना आप यूज कर पाओगे ना अगला यूज कर पाएगा, अगले को तो फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी जीवन भर की कीमत चली जाएगी। तो इसे हम कहते हैं लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको जो 20 साल उसकी अपॉर्चुनिटी थी यूज करने की वो तो नहीं रही ना। अब आप कहेंगे भैया मैंने तो बहुत डॉक्यूमेंट देखे, मुझे तो पक्का जीत जाऊंगा। अरे आज 20 साल बाद जीतने से क्या होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी देखना चाहिए। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बेसिकली क्या कहता है कि आपके बिल्डर ने नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब कुछ कंप्लायंस पूरी कर ली है, और वो पूरी कंप्लायंस करने के बाद यूआईटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस डेवलपर को एक ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करता है और ये कहता है कि अब आप किसी को भी ऑक्यूपेंसी दे सकते हैं। तो ये एक ओसी सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप फ्लैट में कोई प्रॉपर्टी या खरीद रहे हैं, पर्टिकुलर अपना बंगला या फ्लैट ले रहे हैं, तो आप अपने बिल्डर का ओसी जरूर देखें। और इसी से एक अगला डॉक्यूमेंट आता है, वो होता है अलॉटमेंट लेटर। अब आपके बिल्डर को ऑक्यूपेंसी के लिए तो परमिशन मिल गई, लेकिन वो आपको अलॉट कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। या फिर इसको मैं एक और अच्छा एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने अपने नजदीकी बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद लिया मनदीप, अब आपने वो मुझे आगे बेच दिया, तो आप तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट दिखा देंगे कि ये है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास अलॉटमेंट लेटर है क्या उस बिल्डर का। क्या पता मनदीप आपने ही उस बिल्डर को कुछ पैसे नहीं भरे हो, कुछ और आपने कंप्लेंट्स नहीं की हो, तो वो आपको अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं करेगा। तो अलॉटमेंट लेटर दोनों सेंस में हो गया, एक जो यूआईटी से इशू हो जाता है बिल्डर को कि भाई अब आप अलॉट कर सकते हो, और एक बिल्डर जो आपको देता है। सो अगर आप सब्सिक्वेंट परचेजर हो, अगर आप मतलब सेकंड टाइम कोई प्लॉट खरीद रहे हो या फ्लैट खरीद रहे हो जिसको पहले से किसी ने खरीद रखा है,
तो आपको हमेशा उस पर्सन से अलॉटमेंट लेटर मांगना होगा कि भैया जिस दिन आपको ये अलॉटमेंट हुआ था वो लेटर मुझे दे दो, ताकि ये इस बात का वेरिफिकेशन हो सके कि ये प्रॉपर्टी आपको या ये फ्लैट आपको अलॉट हुआ है। अब हम आ जाते हैं 6 डॉक्यूमेंट पे। ये दो तरह के इसको हम ले सकते हैं कि एक तो टैक्स की रिसिप्ट हो गई या यूटिलिटी के बिल हो गए। अब आपने टाइटल चेक कर लिया, आपने एनकम्बरेंस चेक कर लिया, सब कुछ सही था। आपके बिल्डर को ऑक्यूपेंसी भी मिला हुआ है, पोजीशन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो अलॉट भी आपको कर सकता है। लेकिन आपको पता है आजकल हर शहर के अंदर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, जैसे आप जयपुर बैठे हैं तो वहाँ एक जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो आपसे एक यूडी टैक्स लेता है। उसे कहते हैं अर्बन डेवलपमेंट टैक्स। शहर को विकास करने के लिए टैक्स देना पड़ता है। अब वो टैक्स का जो कैलकुलेशन है या वो जो टैक्स है वो आपके इन्हें किन्हीं डॉक्यूमेंट में नहीं आएगी। लेकिन जब आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपने किसी से फ्लैट लिया, आपके नाम पे मंदिर एक फ्लैट था, मैंने आपसे वो फ्लैट खरीदा, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा कि मुझे आप वो टैक्स रिसिप्ट दें जो आपने जीडीए को पे किया है। क्योंकि आपके नाम पे तो फ्लैट था, मैंने पोजीशन भी देख लिया, अलॉटमेंट भी सब देख लिया, लेकिन आपने उसके बाद यूडी टैक्स, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है या नहीं किया है, वो तो मुझे रिसिप्ट से ही पता लगेगा। ये टैक्स कितनी बार देना पड़ता है या वन टाइम ही होता है? टैक्स हर साल देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब ओके। आपने इसमें गवर्नमेंट क्या होती है, हर बार ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होती है। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट सोती रहती है, एक दिन से हाँ। उठ के आती है 10 साल बाद 15 साल बाद, सर आपकी लाखों रुपए की रिकवरी। मैं आपको हाँ। बताऊं अभी हमारे जोधपुर में क्या होता है, बेसिकली जब नगर निगम का बजट बहुत डाउन चला जाता है, इनको पैसों की जब जरूरत होती है, ये क्या करते हैं, इनका सीधा पहला हथियार होता है, ये बोलते हैं अपने टीम मेंबर्स को कि भाई एक काम करो, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स से रिकवरी शुरू करो। और आप एक काम करो, जितने भी जोधपुर में प्रॉपर्टियां है या जयपुर में कमर्शियल प्रॉपर्टियां है, उनका जाके टैक्स कलेक्ट करना शुरू करो। फिर वो देखते हैं कि आपने लास्ट टैक्स कब पे किया था। अब मैंने तो ये आपसे कमर्शियल पे ही लगता है या रेजिडेंशियल पे भी है? रेजिडेंशियल पे भी लगता है, दोनों पे लगता है। बस रेजिडेंशियल पे थोड़ा कम लगता है, कमर्शियल पे ज्यादा लगता है। अच्छा, अर्बन डेवलपमेंट जो टैक्स का नाम है ना, वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। बेसिकली बीइंग अ रेजिडेंशियल या बीइंग अ कमर्शियल यू हैव टू पे टैक्स। आपने क्या, मैंने आपसे 2021 में लिया ये, आपने क्या किया था, पिछले 6 साल से टैक्स ही पे नहीं किया। मैंने तो आपके डॉक्यूमेंट देखे, अलॉटमेंट ले लिया, मैंने खरीद दिया, मैंने 4-5 साल इसमें मैं रह भी लिया, मुझे लग रहा है कुछ है ही नहीं और मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। तब अगर एकदम से रिकवरी आ गई, तब मुझे पता लगा कि यार 5 साल से मनदीप ने टैक्स ही नहीं दिया और मैं मनदीप को फोन कर रहा हूँ तो वो उठा ही नहीं रहा, वो तो कहीं भाग गया, तो मैं क्या करूंगा। सो इसलिए आप हमेशा टैक्स रिसिप्ट भी लें। ये प्लॉट के सेंस में तो नहीं होगा, लेकिन ये जो फ्लैट लेते हैं बिल्डिंग्स में, तो वो टैक्स रिसिप्ट लें। या आप कोई सपोज कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपकी कोई 2-4 दुकानें बनी हुई वो मैंने खरीदी है, तो मैं ये चेक करूंगा कि आपने टैक्स भरा है नहीं भरा है। और पता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक फायदा क्या होता है, एक ये तो होता ही है कि आपने टैक्स भरा, मुझे पता लग जाएगा। दूसरा, इससे ये पता लग जाएगा कि मेरी प्रॉपर्टी में टाइटल क्लियर है या नहीं है, क्योंकि टैक्स वही भरेगा जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है। सही बात तो है। ये मैं आपको इंडियन जुगाड़ बता रहा हूँ। कई बार हमें अगर पता लगाना होता है ना, एज ए लॉयर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी में कुछ खुला है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके टैक्स रिसिप्ट देख लेता हूँ। तो यार अगर गवर्नमेंट ने उसको टैक्स रिसिप्ट दी, मतलब उसके नाम पे वो जमीन बोल रही है, और जो आपसे फर्जीवाड़ा करेगा ना, वो आपको टैक्स रिसिप्ट देगा ही नहीं, क्योंकि वो देगा कैसे, पे ही नहीं कर सकता। तो ये फ्लैट्स में लगता है और कमर्शियल में लगता है। अपनी जमीन अपना घर हो तो नहीं, तो भी लगता है, आपको देना पड़ता है। मैं अगर बात देखिए, 2 प्रॉपर्टी है, एक होती है प्लॉट जो बिल्कुल खाली होता है, तो वहां पे तो आप ऑब्वियसली प्लॉट खरीद रहे तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन आपने प्लॉट पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मकान बना रखा है और वो आप बेच रहे हैं, तो उस घर का भी यूडी टैक्स पे करना होता है। अब हम बात करते हैं 7वें डॉक्यूमेंट की। 7वां डॉक्यूमेंट बेसिकली उनके लिए है जो किसी सोसाइटी में या फ्लैट कोई लेते हैं कॉलोनी में। तो एक बहुत छोटा सा इश्यू होता है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लेने के बाद हमें फील होता है। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से लोग अपने कार का स्पेस देते हैं नीचे, कि ग्राउंड फ्लोर पे भी 504 नंबर फ्लैट है, उसका ये आपका कार अलॉटमेंट है। कई बार क्या होता है कि मैंने फ्लैट खरीदा, मैंने पे ही नहीं किया और मैंने पार्किंग स्लॉट ही नहीं दिया, मैंने आपको आगे आके भेज दिया। अब आपको तो ये लगा होगा कि यार इसको तो कार का अलॉटमेंट लेटर तो मिला ही होगा, इसको पार्किंग स्पेस में अलॉट हुआ ही होगा, तो वो मेरे को हुआ ही नहीं और मैंने आपको भेज दिया। फिर आप भैया खरीदने आ गए, आप रहने लग गए, आप कार पार्क करने गए तो चौकीदार ने मना कर दिया कि सर आपके पास तो यहाँ पार्किंग स्लॉट ही नहीं है। फिर आप मुझे पकड़ोगे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहा मजे करो भैया, क्योंकि आपने मेरे से कार अलॉटमेंट लेटर नहीं लिया। ये बहुत छोटी चीज है, देखो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, कोई इस पे बात नहीं करता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जब मैं किसी कॉलोनी में रहने जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास 1 या 2 कार होगी, तो मैं रखूंगा कहाँ, बाहर तो रख नहीं सकता मैं सड़कों पे। तो इसके लिए आप हमेशा, जिससे आप सब्सिक्वेंट परचेज हैं, अगर आप किसी से फ्लैट खरीद रहे हैं तो उससे बोलिए कि क्या आपके नाम पे पार्किंग का स्लॉट है, क्या आपको कार का अलॉटमेंट लेटर मिला है,
वो है तो बताइए, नहीं तो वो पे करिए, वो पार्किंग स्लॉट लीजिए, फिर मुझे बेचिए। अगर आप सपोज किसी सोसाइटी में रहते हैं, आज तो आपको पता है कि हर कॉलोनी की एक समिति बनाते हैं कि भाई सो समिति, उसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, इस तरीके से पूरी कार्यकारिणी बनाते हैं, दे फॉर्म द टीम। अब उसमें भी आपको डेली मेंटेनेंस होता है। जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो कहता है कि भाई आपको इतने स्क्वायर फीट पे इतने इतने रुपए देना है मेंटेनेंस के लिए, जिसमें आपकी लिफ्ट होती है, आपकी पार्किंग लाइट्स होती है, सफाई होती है, कुछ फंक्शन होता है, सपोज आपका टेम्पल बना हुआ है, गार्डन की सफाई होती है। अब सब डॉक्यूमेंट्स मैंने देख लिए, लेकिन आपने मेंटेनेंस पे की है नहीं की है सोसाइटी को, वो कैसे मैं चेक करूं? तो इसलिए अगर मैं मनदीप, आपके पास एक फ्लैट है जहां पे आप 5 साल से रह रहे थे, आपने सोसाइटी को पे किया नहीं किया, वो मैं एक ही तरीके से चेक कर सकता हूं कि जब मैं आपसे फ्लैट लूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपनी रेजिडेंशियल वेलफेयर जो सोसाइटी है उससे मुझे एक एनओसी ला के दे कि आपका कोई बकाया नहीं है। तो अब ये वो बातें हैं जो आप अगर गूगल पे जाओगे ना तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलेगी, लेकिन ये वो मैं बता रहा हूँ जो मैं ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, कि जब क्लाइंट आता था मुझे बताता है कि सर मैंने तो 5 साल से प्रॉपर्टी खरीद ली, अब अगले ने वो सब कुछ दे दिया लेकिन वेलफेयर का पेमेंट नहीं दिया। सर वो बहुत पेमेंट होता है वेलफेयर करते करते, हर महीने अगर आपसे 2-4 हजार रुपए ले, साल का 20-25 हजार हो जाता है, तो साल भर 5 साल का लाख रुपए हो गया। अब हम आते हैं 9th डॉक्यूमेंट पे, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन चेक करना। म्यूटेशन को मैं हिंदी में बोलता हूँ जमाबंदी। उसके कई सारे नाम है इस इंडिया में, दाखिले खारिज, नामांकरण, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या हुआ ये अपन बात करते। सपोज मेरा एक घर है, वो प्रॉपर्टी मेरे दादी जी के नाम पे थी, दादी जी ने वसीयत लिख दी मेरे पिताजी के नाम पे, तो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी को मिल गई। वो वसीयत से मेरे पिताजी प्रॉपर्टी मेरे को दे गए, तो वो मुझे मिल गई। लेकिन वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट हमारे घर में चल रहा है, चैनल डॉक्यूमेंट चल रहा है, लेकिन उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके कौन रिकॉर्ड कराएगा? तो म्यूटेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी लेने के बाद भी आपसे फ्रॉड हो सकता है। आपने एकदम रजिस्टर्ड सेल डीड से प्रॉपर्टी ली है, उसके बाद भी आपने अगर म्यूटेशन जाके नहीं भरवाया, अगर आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके अपने नाम की एंट्री नहीं कराई, तो हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो दो। वैसे आपको काम क्या है? क्या काम है? क्या मतलब? ये प्लॉट हमारा है भाई। तुम कौन हो? और आपका प्लाट है क्या मतलब? ये प्लाट हमारे खुराना साहब का है। तो इसके लिए करना क्या होता है आपको, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ले, ये लेने के बाद की प्रक्रिया है, पहले की प्रक्रिया नहीं होती। आपने जैसे मैंने आपसे ये जयपुर का ऑफिस ले लिया, तो मैं पहले सेल डीड कराऊंगा, रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, आप मेरे नाम पे सेल डीड कर लेंगे। सेल डीड कर दी, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी आ गई। अब मैं ये देखूंगा कि आपकी ये प्रॉपर्टी किसके एरिया में आती है। भाई यूआईटी में है, जेडीए में है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। सपोज मुझे पता लगता है कि आपके जेडीए के अंडर में आती है, तो मैं जेडीए में जाऊंगा, रजिस्टर्ड सेल डीड की कॉपी लेके जाऊंगा, और मैं वहां एक एप्लीकेशन भरूंगा म्यूटेशन की, नाम चेंज करवाने की प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी मनदीप के नाम से कन्वर्ट करके नमन मोनोक के नाम पे कर दी जाए। तो वो मैं एक लेटर भरता हूँ, और वो सब भरने के बाद वो कुछ फीस होती है, और वो म्यूटेशन चढ़ा, इसे कहते हैं म्यूटेशन चढ़ाना। प्रॉपर्टी का नाम चेंज करते हैं और वो मनदीप से नमन के नाम पे हो जाता है। अब आपने मुझे प्रॉपर्टी बेच दी, अब मैं म्यूटेशन नहीं करवा रहा हूँ, आपके नाम पे प्रॉपर्टी बोल रही है, तो भैया रिकवरी 5 साल तक आपसे गवर्नमेंट कर लेगी, वो आपके नाम पे लौटे। तो ये बेचने वालों को भी ध्यान रखना है कि भैया प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर कर दो जिसने खरीदी है। क्या अपनी जमीन के 15 लाख दे हम? ये तो आप भूल ही जाओ ना कि ये आपका प्लॉट है। अब तो आप यूं समझो कि आप खुराना साहब से उनका प्लॉट खरीद रहे हो। और जब मैं अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो मैं मनदीप को बोलूंगा कि मुझे वो कॉपी लाके दिखाओ जेडीए की, जहां पे ये आपका नाम बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मनदीप के नाम पर। या तो मुझे टैक्स रिसिप्ट दिखा दो कि आप टैक्स भरते हो, या ये दिखा दो कि जेडीए में आपका नाम चढ़ा हुआ है। देखिए, ये जो म्यूटेशन होता है, इससे ये बात तो प्रूव नहीं होती कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, लेकिन ये एक प्राइमरी एविडेंस होता है किसी भी कोर्ट के लिए कि वो ये पता लगाने के लिए कि ये प्रॉपर्टी किसके पास है। लेकिन जो कंक्लूसिव प्रूफ है वो हमेशा सेल डीड ही रहेगी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कभी नहीं रहेगी। मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि 90% ट्रांजैक्शन इस कंट्री में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के कारण होते हैं, और जिस दिन वो प्रॉपर्टी फंसती है तो लोग पछताते हैं कि हमने क्यों पावर ऑफ अटॉर्नी से ली। पावर ऑफ अटॉर्नी से ना कोई प्रॉपर्टी लें, ना कभी प्रॉपर्टी बेचें। ये एक गोल्डन सूत्र है आज के इस वीडियो का। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट जो डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं, वो होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर्टी 2 तरीके से होती है। एक होती है एग्रीकल्चरल लैंड और एक होती है कमर्शियल लैंड या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कह सकता हूँ। एग्रीकल्चरल लैंड की हम बात करें तो ऐसा, मैं आपको राजस्थान के कंटेक्स्ट में बताऊं तो जब सरकारें आई, जब कानून बना, तो ऐसा माना गया कि इस देश में या इस राज्य में जितने पशु हैं उनके चरने के लिए हम कुछ भूमि रखेंगे। उसे कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड में गोचर भूमि। वो कुछ भूमि रखी गई।
कुछ एग्रीकल्चर लैंड रखा गया और कुछ को बोला कि चलो आप यहाँ इसको कन्वर्ट कर सकते हो और इसको कमर्शियल यूज कर सकते हो, तो उसको एग्रीकल्चर से कन्वर्ट किया गया नॉन एग्रीकल्चर में। अगर मैं गोचर भूमि की बात करूं तो उस पर तो आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, दैट्स कंप्लीटली बैंड। आप उसको ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, अनलेस कोई रूल के अकॉर्डिंग आप चेंज कराएं। तो अब आ जाए एग्रीकल्चर लैंड में, तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते, आप वहां पे कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, अच्छा ये एग्जांपल देने से पहले एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल कन्वर्ट कराने के लिए काफी हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है नगर निगम के अंदर या जेडीए में। तो लोग क्या करते हैं, इसको पे करने से बचते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने आपसे एक प्लॉट खरीद लिया और मुझे पता ही नहीं कि वो एग्रीकल्चर था या कमर्शियल था। मैंने प्लॉट खरीद लिया, मैंने वहां पे कुछ दुकानें उकानें बना ली, मेरे नाम पे एक लेटर आ गया डिपार्टमेंट से कि सर आपका ये जो प्लॉट है वो कृषि भूमि है, वो गैर कृषि भूमि नहीं है, तो आपने यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी कैसे कर सकते हो। तो मैं चौंक जाऊंगा और मैं कहूंगा यार मैंने क्यों नहीं ध्यान रखा। इसलिए जब भी आप किसी से प्रॉपर्टी लें तो ये चेक करें कि कन्वर्जन कराया नहीं कराया उसने प्रॉपर्टी का। आप हमेशा, मेरा ये मानना है कि हमेशा वो प्रॉपर्टी लें जो कन्वर्ट हुई भी हो, ताकि वो अगला स्टैम्प ड्यूटी पे कर दे गवर्नमेंट की और फिर वो आपको प्रॉपर्टी मिले। तो मोटा मोटी ये 10 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमको प्रॉपर्टी लेने से पहले ध्यान रखने पड़ते हैं। अगर आप इनमें से एक भी कहीं चूक कर गए तो शायद आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर जाएंगे। तो ये थे वो 10 डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको नमन का कंटेंट पसंद है तो नमन का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, लीगल शॉर्ट्स नाम से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं। अब बात आती है बोनस टिप की। टिप नंबर 1, अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो खाली पड़ी है काफी महीनों से या सालों से, या फिर उसका सिर्फ ब्रोकर ही आपसे डीलिंग कर रहा है, उसके रियल ओनर को आपने आज तक कभी देखा भी नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो रियल ओनर है वो इंडिया के बाहर रहता है और उसके घर पे या प्लॉट पे किसी की नजर पड़ी, उसने नोटिस किया कि वो ओनर तो पता नहीं कितने सालों बाद वापस आएगा। मीनवाइल उसके लैंड के फर्जी पेपर्स प्रिपेयर करें और उस पेपर को दिखाकर वो लैंड आपको बेच जाएगा, जबकि वो उसका रियल ओनर था ही नहीं। पोजीशन आपने अपनी आंखों के सामने चेक करके लिया था ना? लिया था का क्या मतलब भाई, तुम्ही ने तो दिलवाया था। तो अंकल जी मेरा काम तो हो गया ना। तो प्रॉपर्टी अगर बहुत टाइम से खाली पड़ी है या ओनर को आप नहीं जान रहे हो तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और ये जो 10 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं इनको आपको थरली चेक करना है। टिप नंबर 2, जब भी आप प्रॉपर्टी डीलिंग्स कर रहे हैं तो सामने वाले के बिहेवियर को स्टडी करो थोड़ा सा। अगर वो आपको बहुत फोर्स कर रहा है या फिर कंपेल कर रहा है कि 2-3 दिन में आप एडवांस दे दो और इसको फटाफट से क्लोज करते हैं, तो ये फटाफट का क्या रीजन है ये आपको फिर ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपको ज्यादा टाइम मिल गया तो आप ज्यादा इन्वेस्टिगेट करोगे और आप ज्यादा इन्वेस्टिगेट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिसकी वजह से आप ये चीज नहीं खरीदोगे। या फिर वो आपसे हाई टोकन अमाउंट मांग सकता है कि जहां 5 लाख देने वाले थे वो आपको बोल रहे हैं नहीं 15 लाख तो दो एज अ टोकन अमाउंट। 24, 25, 26, 27, थोड़ा 28, ध्यान से गिनो बिजेंद्र जी, 29, बड़ी मेहनत से कमाया है पैसा। और फिक्र मत करो अंकल जी, हमारा तो रोज का काम है। तो इसका मतलब भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है और वो किसी और की प्रॉपर्टी पे टोकन अमाउंट कलेक्ट करके भाग जाने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, बट आपको एटलीस्ट इन्वेस्टिगेटिव होना पड़ेगा। और कई बार आपको बिल्डर्स भी अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करते हैं कि हम आपको जल्दी पोजेशन दे देंगे, अगर डिले किया तो उसके हिसाब से हम आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करते रहेंगे या पेनल्टीज पे करेंगे, या फिर आपको आपके पैसे पर कुछ रिटर्न भी दे देंगे। दे देते होंगे भाई, उसमें कोई मनाही नहीं है, बट आप अगर किसी बिल्डर से कुछ भी खरीद रहे हो तो इन फैंसी चीजों को नहीं देखना है। पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट देख लो, वो फ्लैट आपको पसंद आना चाहिए, वो एरिया आपको पसंद आना चाहिए, एंड उस बिल्डर के पहले के प्रोजेक्ट्स आपको देखने चाहिए कि उसने अपने कस्टमर्स को पहले कितने टाइम में पोजेशन दिया है। अगर वो सबके पोजेशंस डिले करता आया है तो शायद आपका भी करेगा। अगर आप कहोगे तो मैं एक और वीडियो प्लान करूंगा नमन के साथ, जिसमें वो आपको बताएंगे कि घर खरीदने के बाद भी किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके साथ बाद में कभी फ्रॉड ना हो। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता सकते हो। फिलहाल के लिए मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, एंड नमन के चैनल का लिंक भी यहां आ रहा है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो।